हेलो बच्चों, आजकल हमारी यूनिट है वो फर्स्ट चल रही है और यूनिट फर्स्ट में चैप्टर नंबर हम सेकंड का वो कर रहे हैं। और सेकंड के चैप्टर में टॉपिक है वो चल रहा है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। इससे पहले हमने 4 अनुप्रयोग वो कर लिए हैं। अब जो अगला अनुप्रयोग आता है वो है समरूप आवेशित यह अनुप्रयोग है समरूप आवेशित अचालक गोली के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात करना। और जो इससे पहले हमने किया था वो था समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण या फिर चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात करना। तो देखना, अपने पास एक तो होता है चालक गोला और एक होता है अचालक। तो चालक गोला क्या होता है, जैसे कि ये हमारे पास एक गोला है और चालक गोला वो होता है जैसे कि हमने यहाँ पर इसको आवेश दिया है, इस गोले को यहाँ पर हमने प्लस आवेश दे दिया है। तो चालक गोले में आवेश देते ही ये आवेश है इसके पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है इस प्रकार से। यानी कि अगर हमने यहाँ पर आवेश दिया है तो ये आवेश है इसके संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जबकि अचालक गोले में क्या होता है, जहां हम आवेश देते हैं वहीं पर ही रहता है चालक गोले के अंदर, यानी कि इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जहां पर हम आवेश देते हैं ये आवेश वही रहता है। यह है अचालक गोला और ये चालक गोला। यानी कि चालक गोले में जहां पर हम आवेश देंगे वो आवेश है इसके संपूर्ण पृष्ठ के ऊपर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। जबकि अचालक गोले में क्या होता है, जहां पर हम आवेश देंगे ये आवेश वहीं पर ही रहता है। तो ये हमारा टॉपिक है अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात करेंगे। तो 3 बिंदु पर हमें निकालनी है। जैसे जो पिछले वाले जो अनुप्रयोग हैं उनमें किया था कि जैसे कि गोले के बाहर, गोले के अंदर और गोले के पृष्ठ के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से हमें यह अचालक गोला है, अचालक गोले के बाहर और इसके पृष्ठ के ऊपर और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है वो गणना करनी है। तो सबसे पहले हम करेंगे अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी कि जब बिंदु गोले के बाहर हो जब बिंदु कहां पर हो, गोले के बाहर हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या आएगी वो हम निकालेंगे। तो देखना, हमारे पास ये अचालक एक गोला है, ये हमारे पास अचालक गोला है और इसके आयतन में धनात्मक आवेश है वो स्थित है, जिसके संपूर्ण आयतन में एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। अब हम क्या करेंगे, इस गोले का ये केंद्र है, ये केंद्र है इस गोले का O, और इस गोले की त्रिज्या है वो हम मान लेते हैं कैपिटल R है। और बिंदु है वो गोले के क्या हो, बाहर स्थित हो। तो हम ये मान लेते हैं कि केंद्र O से और R दूरी पर कोई बिंदु है P जो गोले के बाहर स्थित है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए हमें बिंदु P के ऊपर एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ है उसकी कल्पना करनी होगी, क्योंकि जो गाउस का नियम है वो बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है। इसलिए हमने बिंदु P के ऊपर
एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ वो बना लिया है। यह गाउसियन पृष्ठ यह गाउसियन पृष्ठ जो बिंदु P के ऊपर हमने एक बना लिया है। अगर बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा देखनी है तो यहाँ पर हम इस छोटा सा अल्पांश है वो हम इस बिंदु P के ऊपर एक छोटा सा अल्पांश वो मान लेते हैं। तो यहाँ पर आवेश है, इसके गोले के अंदर प्लस आवेश है और प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो होगी बाहर की तरफ, यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो होगी बाहर की तरफ, ई वेक्टर बाहर की तरफ। अगर क्षेत्रफल सदिश की हम बात करें इसके लिए तो क्षेत्रफल सदिश भी क्या होगा, इसके लंबवत सदिश, ये भी होगा बाहर की तरफ। यानी कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वो थीटा इक्वल टू बनेगा 0 डिग्री। तो हमें इस बिंदु P के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले फ्लक्स की परिभाषा से और बाद में गाउस के नियम से, तो दोनों की हम तुलना करेंगे और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ई का मान है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करते हैं फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा और फ्लक्स की परिभाषा होती है डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस या फिर डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। यहाँ से ई और डी एस समांतर हैं, यानी कि ई समांतर है डी एस, तो जो थीटा का मान है वो आएगा 0 डिग्री और कोस 0 का मान होता है 1। तो अपने पास जो डी फाई इक्वल टू बचा है वो कितना बचेगा, ई डी एस। अगर इस संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ के लिए हम करेंगे विद्युत फ्लक्स तो इसका हम क्या कर देते हैं, समाकलन। संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम इसका कर देंगे समाकलन। तो डी फाई का समाकलन हो जाएगा फाई बराबर बंद पृष्ठ ई डी एस। तो फाई इक्वल टू करेंगे, ई को हमने ले लिया बाहर, अंदर बचेगा डीएस। डीएस का मतलब होता है ये जो पूरा गाउसियन पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल, यानी कि समाकलन का मतलब है इसका पूरे का क्षेत्रफल। तो इस पूरे का क्षेत्रफल ये गोलाकार है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर की स्क्वायर, 4 पाई, और त्रिज्या वो ली जाती है जो गाउसियन पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो, यानी कि स्मॉल आर, 4 पाई आर की स्क्वायर। तो इसकी जगह ये मान रख देते हैं। तो जो अपने पास आएगा वो फाई इक्वल टू कितना आएगा, ई गुना इसका मान है 4 पाई आर की स्क्वायर, 4 पाई आर की स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर लिख देते हैं 1। अब हम करेंगे गाउस के नियम से। गाउस के नियम से, और गाउस का नियम हमें पता है फाई इक्वल टू आवेशों का बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युत चलता का अनुपात। अब इस योगफल क्यू का मतलब है कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश है वो कितना है। तो ये हम आवेश हम मान लेते हैं इसके अंदर कुल आवेश कितना है, क्यू है। तो योगफल क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू। तो जो फाई इक्वल टू है वो आएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 भी फाई के बराबर में है और समीकरण 2 भी फाई के बराबर में। तो अब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 है ई गुणा 4 पाई आर की स्क्वायर और समीकरण 2 है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से जो E है वो आएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की स्क्वायर
और के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो मान रख देंगे तो इक्वल टू आएगा के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में, तो सदिश रूप में इतना आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर इंटू आर कैप। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इसकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो जो बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आएगी ई बराबर है के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। और हम इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं, इसको समीकरण नंबर लिख देते हैं 3। तो सबसे पहले बिंदु P के ऊपर हमने निकाला है जो अचालक गोले के बाहर है। सबसे पहले हम करेंगे फलक्स की परिभाषा से। तो फलक्स की परिभाषा करेंगे तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 आएगा। और बाद में हम करेंगे गाउस के नियम से। गाउस के नियम से हमारे पास समीकरण नंबर आ जाएगा 2 और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। अगर इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर इंटू आर कैप। आगे जो आवेश है इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है, तो हम इस समीकरण को आयतन आवेश घनत्व के रूप में भी लिख सकते हैं। तो देखना किस प्रकार से हम इस समीकरण को आयतन आवेश घनत्व के रूप में लिखेंगे। क्योंकि जो आवेश है इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है। ये समीकरण 3 को तो रहने देते हैं। अब देखना इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको अब हम लिखेंगे के क्यू अपॉन ये आर की स्क्वायर, यानी कि समीकरण 3 है ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर की स्क्वायर। अब देखना आयतन आवेश घनत्व के रूप में, आयतन आवेश घनत्व के रूप में। तो आयतन आवेश घनत्व को हम लिखते हैं रो से। फॉर्मूला होता है कुल आवेश बटा कुल आयतन। कुल आवेश है Q और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। अगर यहाँ से हम Q का मान निकालेंगे तो आएगा 4/3 पाई आर की क्यूब इंटू में रो। ये Q का मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो जो ई वेक्टर इक्वल टू आएगा के गुणा 4 पाई आर की पावर 3 इंटू में रो अपॉन 3 आर की स्क्वायर। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई आर की पावर 3 इंटू में रो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू में है आर की स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो जो ई है वो आएगा आर की पावर 3 रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर की स्क्वायर। और यहाँ पर 3 भी है, 3 आर की स्क्वायर। ये रख क्योंकि के का मान 4 पे एप्सिलॉन नॉट 3 आर की स्क्वायर और ये 4 पाई आर की पावर 3 इंटू में रो। तो 4 पाई से 4 पाई आर की पावर 3 नॉट 3 एप्सिलॉन नॉट आर की स्क्वायर। ये आ गया आयतन आवेश घनत्व के रूप में। इसको भी हम सदिश रूप में लिख सकते हैं। सदिश रूप में ही आ जाएगा आर की पावर 3 रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर की स्क्वायर इंटू आर कैप। ये इसका सदिश रूप आ गया है। तो इस प्रकार से हम जब बिंदु गोले के बाहर हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आयतन आवेश घनत्व के रूप में है, वो आ जाएगी आर की पावर 3 रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर की स्क्वायर। सदिश रूप में इतना देगा। अब जो 2 नंबर आता है कि जब बिंदु P अचालक गोले के पृष्ठ के ऊपर हो तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो देखना वो हम करते हैं सेकंड पार्ट इसका। जब बिंदु P अचालक गोले के पृष्ठ के ऊपर स्थित हो
अब देखना 2 नंबर आता है, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो। जब बिंदु गोले के पृष्ठ के ऊपर हो, तो जैसे कि अपने पास ये अचालक गोला है, ये अचालक गोला है, जो आवेश है इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। इस गोले का केंद्र है वो है O, और इस गोले की त्रिज्या है वो है कैपिटल R, और बिंदु होना चाहिए गोले के पृष्ठ के ऊपर, यानी कि यहाँ पर बिंदु है P, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी दूरी है R। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हो जो R है वो किसके बराबर में है, R के बराबर में। तो यह समीकरण आया था, इस समीकरण में हम R बराबर रख देते हैं R, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो आ जाती है। यानी कि इक्वल टू अपने पास आया था बाहर के लिए KQ/R², और पृष्ठ के लिए R बराबर रख देते हैं इसमें R, तो जो E बराबर है वो आएगा KQ/R²। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखें तो सदिश रूप आएगा इसका E वेक्टर इक्वल टू KQ/R², R कैप। ये इसका सदिश रूप हो गया। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं जब बिंदु P हो अचालक गोले के बाहर इक्वल टू KQ/R²। अगर आयतन आवेश घनत्व के रूप में हम लिखें इसे, आयतन आवेश तो आयतन आवेश घनत्व रो इक्वल टू कुल आवेश है Q/4/3 पाई R³। यहाँ से हम Q इक्वल टू निकाल लेंगे तो आएगा 4/3 पाई R³ इंटू में रो। तो ये Q का मान इस समीकरण में हम रख देते हैं, तो इक्वल टू आएगा K गुणा 4 पाई R³ इंटू में रो अपॉन 3 R²। K का मान है 4 पे एप्सिलॉन नॉट 4 पाई R³ रो। K का मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यह 3 R²। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और R² से R² कैंसिल, तो ऊपर R रो बचा है, नीचे बचा है 3 एप्सिलॉन नॉट। और अगर सदिश रूप में हम इसको लिखेंगे, सदिश रूप, तो इसका सदिश रूप आएगा E वेक्टर इक्वल टू R रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट R कैप। इस प्रकार से हम इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं। यानी कि जब बिंदु P है वो गोले के बाहर पृष्ठ के ऊपर हो, तो स्मॉल r है, यानी कि इसकी जो त्रिज्या है वो इसकी दूरी के आ जाएगी बराबर में, तो r बराबर r, और इक्वल टू हमने बाहर निकाल लिया था KQ/R², तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R है, तो यह आ गया R²। सदिश रूप में इतना आ गया। अगर आयतन आवेश घनत्व के रूप में हम इसे लिखेंगे तो रो इक्वल टू आएगा Q/4 4/3 पाई R³। यहाँ से हमने Q का मान है ये निकाल लिया है, तो जो E का मान है वो आएगा, जैसे कि K का मान 4 पे एप्सिलॉन नॉट रख दिया है, तो 4 पाई R³ इंटू में रो, K की जगह रख दिया 4 पे एप्सिलॉन नॉट, 3 R² पहले से था, 4 पाई से 4 पाई, ऊपर R रो बचा है 3 एप्सिलॉन नॉट, ये इसका सदिश रूप आ गया है। अब इसका लास्ट बचा है वो है जब बिंदु P गोले की कहाँ पर हो, जब बिंदु P गोले के अंदर हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी आएगी, वो अब हम देखते हैं। जब बिंदु P गोले के अंदर हो, तो अब देखना 3 नंबर, जब बिंदु गोले के अंदर हो,
जब बिंदु है वो गोले के अंदर हो तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है वो गणना करनी है। तो अपने पास ये अचालक गोला है, ये अचालक गोला है, ये धनात्मक आवेश है, इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित है। इस गोले का केंद्र है O और इसकी त्रिज्या है वो है कैपिटल R। अब अंदर स्थित है तो मान लेते हैं स्मॉल r दूरी पर ये बिंदु है P स्थित है। तो बिंदु P के ऊपर हम एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। इस प्रकार से इसके अंदर एक गोलाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इसके अंदर हम एक अल्पांश है वो इसमें मान लेते हैं, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के कारण होगी बाहर की तरफ और जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो भी होगा बाहर की तरफ। तो जो थीटा आएगा वो आएगा 0 डिग्री। तो हमें वही काम करना है, सबसे पहले फ्लक्स की परिभाषा से और बाद में गाउस के नियम से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्लक्स की परिभाषा से। फ्लक्स की परिभाषा होती है डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। तो डी फाई इक्वल टू हम करेंगे तो आएगा ई डी एस कोस थीटा। ई और डी एस दोनों हैं समांतर हैं, तो जो थीटा का मान है वो आ गया 0 डिग्री और कोस 0 का मान होता है 1, तो आएगा ई डी एस। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखेंगे और ये है गाउसियन पृष्ठ है, गाउसियन पृष्ठ। अगर हम इसको संपूर्ण पृष्ठ के लिए करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए करेंगे तो इसका हम समाकलन कर देते हैं। डी फाई का समाकलन होता है फाई और बंद पृष्ठ ई डी एस। फाई इक्वल टू ई को ले लिया बाहर, ये हो गया डी एस, ये है डी एस। डी एस मतलब है ये जो गाउसियन पृष्ठ है, इस गाउसियन पृष्ठ पूरी का क्षेत्रफल। और ये गाउसियन पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है गोलाकार है और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर की स्क्वायर। तो आएगा 4 पाई और त्रिज्या इसकी क्या दी हुई है स्मॉल आर, दूरी है स्मॉल आर की त्रिज्या स्मॉल आर की स्क्वायर। तो मान रख देते हैं वहां पर फाई इक्वल टू ई गुणा 4 पाई आर की स्क्वायर। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम करेंगे गाउस के नियम से। गाउस के नियम से, और गाउस का नियम होता है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन योगफल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब योगफल क्यू का मतलब है कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। ये जो पूरा आवेश हमने माना था क्यू था, और एक गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो आवेश है उसको मान लेते हैं कितना है क्यू डैश है। तो योगफल क्यू की जगह हम लिखेंगे क्यू डैश। तो जो फाई इक्वल टू आएगा वो आएगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमें क्यू डैश का मान निकालना है कि इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है वो स्थित है। तो उसके लिए हमें एक बात याद रखनी है कि जो दोनों गोले हैं उन दोनों गोलों के लिए जो आयतन आवेश घनत्व है वो दोनों गोलों का एक समान होता है। यानी कि आयतन आवेश घनत्व जो रो है वो दोनों गोलों के लिए समान होता है। एक तो अचालक के लिए, अचालक गोले के लिए बराबर गाउसियन पृष्ठ के लिए, गाउसियन पृष्ठ के लिए जो दोनों गोलों का आयतन आवेश घनत्व है वो क्या होता है एक समान होता है। तो अचालक गोले के लिए भी आयतन आवेश घनत्व और गाउसियन पृष्ठ के लिए दोनों के लिए होता है समान। तो जो आयतन आवेश घनत्व वो हमें पता है कुल आवेश बटा कुल आयतन। तो सबसे पहले अचालक गोले का जो हमने आवेश माना था वो था क्यू, और जो आयतन 4/3 पाई आर की क्यूब, 4/3 पाई
अचालक गोले का जो त्रिज्या है वह है कैपिटल आर, आर की पावर 3 बराबर गाउसियन पृष्ठ के लिए जो आवेश हमने माना है क्यू डैश 4/3 पाई, इसकी त्रिज्या है स्मॉल आर की पावर 3। तो यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, अपने पास बचा क्यू अपॉन आर की पावर 3 बराबर क्यू डैश अपॉन आर की पावर 3, या फिर क्यू डैश गुणा आर की पावर 3 क्यू गुणा आर की पावर 3। यहाँ से क्यू डैश का मान है वो कितना आ जाएगा, क्यू आर अपॉन आर की पावर 3। ये अपने पास क्यू डैश का मान है वो आ गया है, और ये मान अब इस समीकरण में रख देते हैं। तो जो फाई है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पर है क्यू आर की पावर 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 2। ये फाई है क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू डैश का मान हमारे पास ये आ गया है क्यू आर अपॉन आर की पावर 3, तो क्यू डैश तो क्यू आ गया है और आर की पावर 3 एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3। इसको समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे और इस ई का मान है वो निकाल लेते हैं। तो थोड़ा इसको साफ कर देते हैं पहले यहाँ तक। यह ई गुणा 4 पाई आर की स्क्वायर, यानी कि ये समीकरण है फाई बराबर ई गुणा 4 पाई आर की स्क्वायर। ये समीकरण 1 है, और क्यू आर की पावर 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3, ये समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों की हम तुलना करेंगे और ई का मान है वो निकाल लेते हैं। तो ई गुणा 4 पाई आर की स्क्वायर बराबर क्यू आर की पावर 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3। तो यहाँ से हम ई बराबर करेंगे तो आएगा क्यू आर की पावर 3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3 और ये आर की स्क्वायर। तो ई इक्वल टू हम करेंगे तो क्यू ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर की पावर 3, और जो के बराबर होता है वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो अपने पास ई बराबर आएगा वो कितना आएगा, के क्यू आर अपॉन आर की पावर 3। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे, सदिश रूप में, तो आ जाएगा ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर की पावर 3 इंटू आर कैप, या फिर हम इसको आर इंटू आर कैप लिख सकते हैं आर वेक्टर के बराबर। तो जो ई वेक्टर है वो आएगा के क्यू अपॉन आर की पावर 3 इंटू आर वेक्टर। इस प्रकार से हम इसको सदिश रूप में लिख सकते हैं जब बिंदु P हो वो कहाँ पर हो, गोले के अंदर स्थित हो। तो ये अपने पास अचालक गोला है, और अचालक गोले में जो आवेश है वो इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है। तो ये इसका केंद्र O है, स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जो इस अचालक गोले के अंदर है। तो बिंदु P के ऊपर हमने एक गोलाकार गाउसियन एक बंद पृष्ठ है वो बना लिया है, जिसकी दिशा है वो विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर एक अल्पांश लेते हैं तो विद्युत क्षेत्र की दिशा है इसकी बाहर की तरफ, क्योंकि जो प्लस होता है उसके कारण दिशा आती है बाहर की ओर। और जो क्षेत्रफल सदिश होता है लंबवत, वो भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्लक्स की परिभाषा से। तो फ्लक्स की परिभाषा होती है डी फाई इक्वल टू ई डॉट डीएस, या फिर डी फाई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। तो ई और डी एस एक दूसरे के समांतर हैं, तो थीटा का मान आ गया 0 और कोस 0 का मान 1 होता है। तो डी फाई इक्वल टू आ गया ई डी एस। अगर एक संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम करेंगे
तो इसका कर देते हैं समाकलन, और हम समाकलन करेंगे तो अपने पास समीकरण नंबर आएगा 1। अब हम करेंगे गाउस के नियम से, और गाउस का नियम हमें पता है फाई इक्वल टू योगफल q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। इस योगफल q का मतलब होता है इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है। उस गाउसियन पृष्ठ के अंदर हमने आवेश मान लिया है q डैश, तो अब हमें इस q डैश का मान निकालना है। तो q डैश का मान निकालने के लिए हमें पता है कि जो गाउसियन पृष्ठ है और जो अचालक गोला है, उन दोनों गोलों का जो आयतन आवेश घनत्व है वो होता है एक समान, क्योंकि जो आवेश है इसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होता है, तो इसलिए दोनों गोलों का आयतन आवेश घनत्व एक समान होगा। तो हमारे पास जो q का मान है वो कितना जाएगा, ये हमने निकाल लिया था q डैश इक्वल टू q r अपॉन r की पावर 3। ये इसका q डैश का मान आ गया था, और q डैश का मान हमने गाउस के नियम में यहाँ पर रख दिया था। तो जो समीकरण नंबर अपने पास आ गया था 2। अब समीकरण 1 व 2 की हम तुलना करेंगे, तो जो ई वेक्टर का मान है वो आएगा कि क्यू आर अपॉन आर की पावर 3, या फिर हम इसको सदिश रूप में लिखेंगे तो वो आएगा ई वेक्टर इक्वल टू के क्यू आर अपॉन आर की पावर 3 इंटू आर कैप। तो अब देखना ये तीनों बिंदुओं पर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर ली है। अब इन तीनों बिंदुओं के लिए वो ग्राफ भी है वो भी हम नोट कर सकते हैं। इस प्रकार से तीनों बिंदुओं के ऊपर है वो ग्राफ है, इस प्रकार से जाइए तो ई है और ये है आर। यहाँ पर है आर है, जब बिंदु पी कहाँ था, गोले के बाहर स्थित था, तो आर ग्रेटर देन आर। यहाँ पर है गोले के सतह के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, और यहाँ पर है कैपिटल आर है वो स्मॉल आर से ज्यादा है, यानी कि जब बिंदु पी गोले के अंदर था। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया था ई बाहर बराबर या फिर समानुपाती 1 अपॉन आर की विक्रमानुपाती 1 अपॉन आर की स्क्वायर। यहाँ पर अधिकतम मान था ई एस, यहाँ पर हमने अधिकतम मान निकाल लिया था, और ये ई समानुपाती आर के। तो इस प्रकार से हम तीनों बिंदुओं के लिए ग्राफ भी है वो भी नोट है वो कर सकते हैं। तो ये जो अपना अनुप्रयोग था समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 3 बिंदुओं पर हमें तीव्रता निकालनी थी। जब बिंदु P अचालक गोले के बाहर हो, अचालक गोले के पृष्ठ के ऊपर हो और अचालक गोले के अंदर हो, तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना है वो हो गई है।